हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब आप लोग? ठीक हो? चलो, अभी हमारा जो है नेक्स्ट लेसन है 18 लेसन, जिसका नाम है रचना। ठीक है। रचना का मीनिंग होता है निर्माण, है ना, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं किसी भी इसकी कविता की रचना करना है, साहित्य की रचना करना है, बराबर है ना। या फिर कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो है वो साहित्य से ही कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है। हम जो है निर्माण किसी भी चीज का कर सकते हैं। मकान की रचना हो सकती है, बराबर है ना, घर की रचना हो सकती है, बिल्डिंग की रचना हो सकती है। तो रचना का मीनिंग होगा यहाँ पर निर्माण। ठीक है। इनके लेखक हैं रघुवीर चौधरी। ठीक है। सर्जक, चिंतक, कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा गांधीनगर उत्तर गुजरात में हुआ। इसमें से देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं आपको। स्कूली शिक्षा मानसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से। हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। ठीक है ना। फिर प्रोफेसर थे वहां पर। उसके बाद जो है वो नई तालीम की जो संस्थाएं होती हैं, है ना, एजुकेशन की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, उसके सूत्रधार बने थे। सूत्रधार मतलब जो है गाइडेंस देने वाले। ठीक है। रवि भाई ने गुजराती भाषा में लगभग सभी विधाओं पर साधिकार लेखन किया है। गुजराती में इन्होंने ज्यादा लिखा है और उसका हिंदी में अनुवाद किया है। कथा, साहित्य, नाटक, कविता, रेखा चित्र आदि उल्लेखनीय है इनके। हर एक कवि और लेखक लिखते हैं अपनी अपनी रचनाएं। तो इनकी रचनाओं में अमृता, उपन्यास, कथायत्री, वेणुवत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महालय, ये सब उपन्यास है उनके। अंडरलाइन इसमें करते जाना साथ साथ। फिर गोकल, मथुरा, द्वारका, अमृता, उपन्यास, कथायत्री, हिंदी के उसके हिंदी अनुवाद उन्होंने भेज दिए हैं। फिर ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, ये इनकी रचनाओं का मुख्य जो है वो उद्देश्य रहता है कि वो ग्रामीण जो है वो जीवन ज्यादा अपने जो भी उनकी रचनाएं हैं, कथाएं हैं, उपन्यास हैं, तो उसमें सब लोग क्या बताते हैं, ज्यादा गांव के जीवन के बारे में समझाते हैं। शहरी अनुभवों की अभिव्यक्ति, शहरी अनुभव भी हैं, शहरों के अनुभवों के ऊपर भी उन्होंने जो है अपनी रचनाएं लिखी है। रघुवीर भाई को उपन्यास, कथायत्री के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये क्वेश्चन में आता है आपको, किस किस चीज के लिए मिला, किसके लिए मिला था? उपन्यास, कथायत्री, बराबर। फिर उसके बाद गुजराती के सभी, गुजराती भाषा में भी साहित्य में भी बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। उसमें है रणजीत राम स्वर्ण चंद्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अपना लाइन करते जाना साथ साथ। मुंशी स्वर्ण चंद्रक एक ये है, गोवर्धन राम त्रिपाठी पुरस्कार, है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं गुजराती साहित्य के, तो वो भी इनको मिल चुके हैं। इन्हें साहित्य एकेडमी की फेलोशिप भी मिली है। ठीक है। और भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान 2015 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, बराबर। तो इसमें से 4-5 चीजें जो है अंडरलाइन करने की वो हमने यहाँ लिखी हैं और इसमें साथ साथ आप लोगों को करवाई भी है। ठीक है। अब रचना जो है ये, इसमें आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में, इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में इसमें से समझा देती हूँ कि इसमें क्या है कि कुछ कैरेक्टर इन्होंने लिए हैं कि एक गांव में जैसे पंचायत होती है, तो गांव की पंचायत है ना, और गांव में बहुत सारे युवक, वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी रहते हैं। तो कुछ जागरूक युवक जो है, बराबर है, तो गांव में जो है बहुत सारा घोटाला जो है चल रहा है। गवर्नमेंट ने जो भी कुछ दिया है वो गांव तक पहुंचा नहीं है, बराबर। तो बहुत सारी जो है उनको बहुत सारी चीजों का अभाव है जो कि सरकार की तरफ से उनको डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उनको नहीं मिला है। उसमें जो बहुत सारे घोटाले किए गए हैं, तो ये सब लोग गांव के जितने भी युवक होते हैं वो सब मिल के जो है वहां पर ग्राम पंचायत के ऑफिस में, है ना, जो बिल्डिंग होती है वो वहां पर अपना आवेदन पत्र लिख कर ले जाते हैं और वहां पर दे देते हैं, बराबर। प्यून बैठा रहता है, उसको देते हैं। लेकिन वो लोग, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इतने सारे घोटाले किए थे वहां पर, तो वो लोग उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करते, बराबर, कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है। तो सब लोग वहां मिलकर, जो थोड़े अच्छे पढ़े लिखे युवक होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम भाई वहां के लोगों से बात करेंगे, जो अधिकारी लोग हैं ग्राम पंचायत में, लेकिन वहां पर इन लोगों को बाहर बैठा के रखते हैं और कोई इनकी सुनता नहीं है। और शाम होती है, वैसे ही जो है वो चौकीदार जो है वो दरवाजे बंद करके चला जाता है और वो लोग पीछे के रास्ते से चले जाते हैं। उनको मालूम रहता है कि भाई हमको इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमने जो घोटाले किए उसका जवाब कौन देगा। तो गांव के लोगों को तो हम ऐसे ही मूर्ख बना सकते हैं,
बराबर है ना। कुछ भी गांव के लोगों को बोल देंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो ये इसमें चीज बताई है। और खास चीज ये बताई है कि जब अनशन पे वो लोग बैठते हैं, है ना, अनशन पे बैठने के बाद में जब वो जो है ये तोड़फोड़ करने लगते हैं, जब उनको मालूम होता है कि अंदर कोई नहीं है, ताला लगा के चपरासी जा रहा है, तब वो तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो एक अविनाश नाम का एक कैरेक्टर है इसके अंदर, वो उनको तोड़फोड़ से रोकता है कि भाई ये सब आपको नहीं करना है, अगर आप ऐसे करोगे तो नुकसान जो है वो हमारे सबका ही होगा, बराबर है ना। इसलिए विरोध प्रकट करने के बजाय जो है वो विरोध प्रकट करो, बल प्रयोग करो, तोड़फोड़ करो, उसके बजाय जो है वो हम अगर शांति से काम लें तो हर एक काम हो सकता है, बराबर है ना। और वो जो बिल्डिंग होती है वो उन्हीं लोगों ने, युवकों ने ही मिलकर वो गांव की बिल्डिंग, पंचायत की बिल्डिंग बनाई थी। इसलिए उसको जो है बहुत दुख होता है, वो लोगों को मना करता है, बराबर। ये इसके अंदर खास दिया हुआ है। शाम का समय है, ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जमाई ले रहा है। दूर बैठे रमेश, निमेश और नरेश, ये लोग बैठे हुए अनशन पे, ठीक है। इनके नाम आपको ध्यान रखना है, 5 ही कैरेक्टर हैं, रमेश, निमेश, नरेश, है ना, और अविनाश, बराबर है ना। और एक लड़की भी है, गोपी। फिर गोपी प्रवेश करती है, सब तरफ देख लेती है। अब अविनाश मेन है, वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है, सब चीजों की समझ है उसको। ऐसे तो सबको है, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लोग जो है थोड़ा सा अच्छा बुरा जो है समझते नहीं है और तुरंत ही जो है बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। या अविनाश इस मामले में जो है समझदार है। तो गोपी जो है वो अविनाश को ढूंढते हुए वहां पे आती है और इन तीनों को वहां बैठा हुआ देखती है। अविनाश जी यहाँ नहीं आए, अरे गोपी तुम क्या कोई काम था अविनाश का? खास तो नहीं, कल उन्होंने वादा किया था कि इस समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। प्रसाद जी मतलब कौन? जयशंकर प्रसाद। कविता समझने से कोई फायदा नहीं है, अविनाश का यहाँ हमको कोई ठोस काम करना है और ठोस काम जो है वो अविनाश ही कर सकता है। आप भी कैसे मजाक कर रहे हैं रमेश भाई? उसको मजाक ही लगता है ये, बराबर है। कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है, ये आपको आशय स्पष्ट कीजिए में पूछा जाता है कि कविता जो है, कविता के अंदर कवि का जो है वो अपना हृदय निकाल के रख देता है ना, अपने मन के विचार, है ना, जो उसके मन में चिंतन वो करता है उस विषय के प्रति, वो उसको बाहर निकाल के रख देता है, बराबर है ना। तो इसलिए वो आत्मा की कला कहलाती है, संवेदना का सौंदर्य, है ना। सौंदर्य किसका दिखाई देता है? हमारे फीलिंग्स का, है ना। संवेदना मतलब क्या होता है? हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार, है ना, हमारी दया, दुख, जो भी है वो सब हमको कविताओं से प्रकट होता है। तो ये कविता का महत्व इसमें बताया है। ये सब गोपी कह रही है, ये कौन कहता है? इसमें भी आता है कभी कभी लिखने के लिए ये किसने कहा है, ठीक है ना। पर आत्मा या संवेदना हो तब तो, तभी तो तुम कविता सुनोगी, है ना। क्या निमेश भाई की आत्मा नहीं है? कभी थी, आज नहीं है, ऐसे क्यों होता है वो? कि अब तो इतना सारा जो है हम भ्रष्टाचार यहाँ पर सब देख रहे हैं, तो हमारी आत्मा तो है किसी कार्य को करने के लिए गवाह नहीं लेती। आज हम निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे हाथ है ना, वही पर्याप्त है। मतलब आज हम अनशन करके रहेंगे, तोड़फोड़ करके रहेंगे। हाथ तो सभी के होते हैं, वो भी बोलती है, पर आज हम इन हाथों का कमाल दिखाएंगे, है ना। हम कुछ ना कुछ करेंगे। मैं समझी नहीं नरेश भाई, हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। कैसे? यह तो आपने और भी मुश्किल बात कह दी कि आप हाथों का सदुपयोग कैसे करोगे? तुम अभी बच्ची हो जाओ, कविता पढ़ो, ऐसे करके उसको वहां से सो तो मैं आपकी सलाह के बिना भी पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं। इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों का साथ क्यों ना दूं, अगर कोई आप अच्छा काम करने जा रहे हो तो। तुम्हारे हाथ अभी कोमल है, बहन जाओ, अविनाश से कह दो, कह दूंगा मैं कि तुम आई थी, जाओ, मगर उसका इंतजार मत करना, आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और अविनाश भी यहाँ आएगा और वो हमारा साथ देने वाला है और तुम अपने घर चली जाओ। न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे, अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं उनको भी हम यहाँ से नहीं जाने देंगे और हम भी यहाँ से नहीं। अनशन ऐसे ही होता है ना, स्ट्राइक पे बैठते हैं जैसे, तो वो लोग इसी तरह से बैठते हैं कि ना अधिकारियों को वहां से जाने देते हैं, खुद जाते हैं, क्योंकि वो अपने सवालों का जवाब चाहते थे। जवाब क्यों नहीं देंगे? जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है, बराबर है ना। ये भी आपको इसके लिए इसमें पूछा जाता है, आशा स्पष्ट कीजिए में, जो भी लंबा भाषण दे सकता है, मतलब जो हर एक टॉपिक के ऊपर जो है अच्छी तरह से बोल सकता है, अच्छी तरह से उसको समझा सकता है, तो वो हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे सकता है, ठीक है। आसान होता तो वे हमारे हमसे यहाँ आकर बात नहीं करते। कौन? जो अंदर पंचायत के सदस्य बैठे हुए हैं वे लोग। खड़ा होकर
चौकीदार की तरफ जाता है। देखो सही, दरवाजा बंद करके सभी अंदर बैठे हुए हैं। नालायक, उल्लू, मतलब ये सब बैड वर्ड्स उनको बोलता है कि कैसे देखो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए हैं, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं हम इनकी सुनवाई करें। अपशब्दों का उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध याद रखो। दूसरा दोस्त बोलता है कि अपशब्द हम यहाँ नहीं बोलेंगे, वो गलत है, ठीक है। तभी तो हम भी अभी तक शांत हैं। कितनी बार हमने प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन तक हम प्रतीक्षा की, कितनी बार हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं वहां अंदर, और इंतजार भी कर रहे हैं। आखिरकार हम आज उपवास पर बैठे हैं। स्ट्राइक कर रहे थे वो लोग और उपवास पर बैठे थे। नरेश की बात को आगे बढ़ाता है वो। ठीक 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग हुई थी। देखो चौकीदार जो बाहर बैठा था, ये लोग जब उससे पूछते थे कि भाई क्या चल रहा है अंदर आके हमको बात करना है, तो वो लोग क्या, चौकीदार क्या बोलता था कि अंदर अभी मीटिंग चल रही है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। बीच में हमने बार बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलवाओ या फिर आप बाहर आकर हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया। जैसे कि हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं है ना, कि हम यहाँ बैठे हैं, ये उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरा खोल के मवेशियों की तरह ये कुछ नहीं कर सकते। पिंजरा खोल के मवेशी जो होते हैं ना, पिंजरा खोल तो भाग जाते सकते सब उसी तरह से, और अगर बंद कर दिया है तो जब तक कोई खोलेगा नहीं तब तक वो जा नहीं सकते हैं, बराबर है। हम कुछ नहीं कर सकते, वो जोर से बोलता है, हम तो सिर्फ जवाब तलब कर सकते हैं। आखिर सदस्य साहबों ने कहलवाया है, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। ये कौन कहती है, कहता है रमेश कहता है गोपी से कि अच्छी भाषा में एक जो है एप्लीकेशन, आवेदन पत्र आप लिखो शिष्ट भाषा में और अंदर दे दो। जो भी कुछ आपको कहना है वो उनसे आप उसके अंदर लिख दो। आप बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, क्या आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकते हो? अविनाश ही कर सकता है, तो वो थोड़ा समझदार था, वो अच्छी तरह से सब कुछ लिख के उनको बता सकता था। हमने कहा है जाओ भाई एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिखो, पर बड़ी देर कर दी। शिष्ट शब्द खोज रहा होगा, है ना, उसके लिए भी तो अच्छी लैंग्वेज की जरूरत होती है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसमें उसको लिखना था। आप उनकी मदद कर देते तो अच्छा रहता। हमने मैटर दे दिया है ना, कोई आपको मैटर दे दे तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं ना कि भाई किस विषय में लिखनी है एप्लीकेशन। मैं जान सकती हूँ क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में सहयोग किया है। दूसरे लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने उनकी हेल्प की है। चलिए एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली। गोपी इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दे दो, मजा आ जाएगा। वे हमारा मजाक समझ पाए तब, क्योंकि वो तो हमारी कोई सुनवाई करने वाले नहीं है। वे समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है। क्या सबके सब बुद्धू हैं जो इस तरह से समझेंगे? है तो बड़े चालाक, पर जरूरत पड़ने पे एकदम बुद्धू बन जाते हैं। अविनाश अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखो तो सही, शायद वो दद्दा के घर बैठा हो। आप लोगों को हर्ज ना हो तो मैं उनके साथ यहाँ पे आऊं। हर्ज तो शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा, वो मना कर सकते हैं कि भाई वहां कभी भी कुछ भी दंगा होगा, कुछ हो सकता है, इसलिए तुमको वहां नहीं जाना है। यह तो आपकी गलत फहमी है, मैं आऊंगी। नरेश बंद दरवाजे के पास आकर दराज से देखने की कोशिश करता है। चौकीदार हाथ पकड़कर उसको हटा देता है कि भैया आप वहां पे जाके नहीं देख सकते। तो क्या कुछ पता चला रमेश? कैसे चले? मुंह में मुंह डाले खुसुर खुसुर कर रहे हैं, मतलब अंदर जो सदस्य बैठे हुए थे वो धीरे धीरे खुसुर खुसुर करना मुहावरा है, धीरे धीरे आवाज में बातें करना जो कि किसी को सुनाई न दे। किसी का तिरस्कार मत करो नरेश। देखो वो भी थोड़ा उसका विरोध में आ जाता है। हम इसी गांव के पढ़े लिखे नवयुवक हैं और वो भी इसी गांव में काम करने वाले सदस्य हैं। हमारी जिम्मेदारी जो है कुछ ज्यादा है। वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, बराबर है, और हमें हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि इस गांव को हम लोगों को लेकर चलना है। हमें जो भी कुछ कहना है उन लोगों को अच्छी भाषा में अच्छी तरह से बात करके कहना है, न कि उनके लिए अपशब्द बोलना है, बराबर है। सो तो है ही। अविनाश से आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। अविनाश आ जाता है ना, और क्या लिखा है अविनाश? बस वही उनके सभी घोटाले पंचायत के घाटे के कारण। अब बड़े लोग घोटाले कर रहे हैं तो पंचायत को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, वो सब लिखा था। उर्वरकों का वितरण का प्रश्न। अब किसानों को तो उर्वरक चाहिए, फर्टिलाइजर्स, है ना, खाद वगैरह। तो गरीबों के लिए आने वाले राशन, है ना, जो रेशनिंग की दुकान होती है ना, राशन कार्ड हम लोग बनाते हैं, तो सस्ते अनाज की दुकान जो होती है गवर्नमेंट की तरफ की, वो वाली, तो वो सब उसमें से उन्होंने काला बाजार कर दिया था। काला बाजार करके और फिर गांव तक जो है वो सामान नहीं पहुंचाया था। और हो सकता है ये लोग पंचायत के लोग भी उसमें शामिल हो, बराबर है। रेशनिंग कार्ड वाले ऐसे करते हैं ना, उपभोक्ता वाली दुकान जो होती है गवर्नमेंट देती है, सस्ते अनाज देती है गरीबों के लिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अच्छा अगर अच्छा अनाज देती है गवर्नमेंट तो अच्छा वाला अनाज जो है बेच देते हैं
और खराब जो अनाज है वो गरीबों के लिए रख देते हैं, तो उसको काला बाजारी बोलते हैं। बराबर है ना। अच्छा वाला महंगे दामों में बेच देते हैं और ये सस्ता वाला खरीद लेते हैं। बराबर। तो उनको तो ये है ना कि गरीब लोग तो जो मिलेगा वो ले ही जाएंगे भी, उनको तो जरूरत है। बराबर। घुन वाला, कीड़े वाला है ना, या फिर कचरे वाला, इस तरीके से वो अनाज उनको गरीबों को देते हैं। तो ये सब जो है अनाज जो उनके लिए इशू होता है, वो ये सब जो है काला बाजारी करके जो है शहर में बेच देते हैं, है ना। शहर से जो है खराब वाला सामान ले आते हैं और गांव वालों को देते हैं। ये सब समस्या गांव वालों की थी, इसलिए नवयुवक आगे बढ़े थे। ठीक है। वे तो कह देंगे कि राशन वगैरह तो सरकारी मंडली काम करती है, मगर उस मंडली पर कुंडी मार के तो वही लोग बैठे हुए हैं, है ना। भले सरकारी मंडली वाले लोग काम करते हैं, लेकिन अधिकार तो पंचायत के लोगों का ही होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ दे आओ अविनाश, आप दे आइए रमेश भाई। हाँ, आप बड़े हैं हम सबसे, इससे क्या, हमको जगाया तो अविनाश ने है ना। हमको सही रास्ता तो किसने दिखाया है? अविनाश ने दिखाया है सही रास्ता। तो अविनाश ही अगर जाके उधर बात करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 48 पेज से जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। बराबर है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। बराबर है। और क्वेश्चन आंसर ये सब आप लोग लिखते रहना। आप लोगों की बुक भी मंगवाने वाले हैं, शायद मंगवाई भी है। क्वेश्चन आंसर्स की बिल्कुल कंप्लीट करके रखना है। बराबर है। पिछले बार भी कितने कम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स चेक कराने आए थे, और जो आए भी थे तो उसमें से 2-4 के ही अच्छी कॉपी थी, मिली है हमको। और अब इसके ऊपर मार्क्स आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना, CW पर और प्रोजेक्ट में। तो इसलिए बिल्कुल कंप्लीट करके ही रखना है। जितने बिल्कुल तैयार करके तुम लोगों को सब कुछ यहाँ से भेजती हूँ, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं भेजती हूँ, क्वेश्चन के आंसर्स भी लिख कर भेज रही हूँ। तो आप लोगों को कंप्लीट करके रखना है ना, अपनी बुक में लिखना ही तो है, और क्या करना है। तो वो बिल्कुल कंप्लीट करके रखना। ये वीडियो में मैं फिर से बता दे रही हूँ। बराबर है। और उसी तरह से जो है क्वेश्चन टेस्ट आते हैं, वो टेस्ट के पेपर भी रखना। टेस्ट हर बार आ रहे हैं आप लोगों को। बराबर है। एक लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेना, और सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।